नमस्कार। कार्यक्रम कला संगम के साथ मैं प्रतिमा शर्मा आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ हिंदी जगत की उत्कृष्ट महिला साहित्यकार से। जी हाँ, हिंदी जगत में जिनका दखल हर विधा पर दर्ज हुआ है, चाहे हिंदी कहानियाँ हो, उपन्यास हो, नाटक हो, संस्मरण हो, अनुवाद हो या फिर पत्रकारिता हो। उन्होंने अपनी लेखनी से बखूबी शिखर को छुआ है और हमारे पाठकों ने भी उनके निकले हर शब्द को पलकों पर बिठाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुप्रसिद्ध साहित्यकार आदरणीय ममता कालिया जी की, जिनके उपन्यास दुखम और सुखम को सन 2017 में व्यास सम्मान से अलंकृत किया गया है। तो आइए एक नज़र डालते हैं उनकी जीवनी और साहित्यिक यात्रा पर। बेमिसाल लेखिका, हिंदी साहित्य की जानी मानी साहित्यकार ममता कालिया जी, जिनकी कलम की खामोशी भी बातें करती है। न सही पूरा द्वार अथवा खिड़की, मुझे एक रोशनदान दो, ऊंचा खुला और अलहदा, जिससे भीतर की आवाजें बाहर और बाहर की हवा भीतर आती रहें। ये महज शब्द ही नहीं बल्कि एक महिला साहित्यकार के जहन में जीने वाली तमाम महिलाओं का विराट प्रतीक हैं। अपने कलम की शक्ति से समय, समाज और नारी की संवेदनाओं को अंतर वस्तु के रूप में मौलिक कल्पनाओं, अकूत ऊर्जा और अचूक दृष्टि से उन्होंने संवारा है। वो है प्रख्यात साहित्यकार आदरणीय ममता कालिया जी। आपने समाज और उसकी नब्ज को बेहद करीब से पहचाना और महसूस किया और उसे पन्नों पर उकेरती चली गईं। जब पाठकों तक पहुंचा तो जैसे इतिहास में दर्ज हो गया। उनकी कलम बेबाकी और स्वतंत्र ख्यालों की मौलिकता लिखती गई है। आपका जन्म 2 नवंबर 1940 को वृंदावन की पावन भूमि पर हुआ। 9 से 10 बरस की उम्र से ही आपकी बाल कविताओं को धर्मयुग पत्रिका में स्थान मिला। आपके पिता श्री विद्याभूषण अग्रवाल हिंदी अंग्रेजी साहित्य के विद्वान थे। वे पेशे से अध्यापक थे। बाद में वे आकाशवाणी से भी जुड़े। आपके ऊपर अपने पिता की छाप बखूबी नजर आती है। आपने पहला उपन्यास बेघर लिखा, जो बेहद चर्चा में रहा। जांच अभी जारी है जैसी कहानी से समाज की विसंगतियों को आपने दर्शाया। वहीं खाटी घरेलू औरत जैसी कविता संग्रह में नारी की मनः स्थिति को बखूबी लिखा है। सन 2017 में दुखम सुखम जैसे उपन्यास को लिखकर कई सम्मानों के साथ साथ व्यास सम्मान से आप अलंकृत हुई। जीवन साथी के रूप में साहित्यकार श्री रविंद्र कालिया जी का साथ मिला। एक साहित्यकार का दूसरे साहित्यकार से यूं सरोकार होना, जैसे जीवन और अनुभवों का आकाश मिल गया। आपकी लेखनी में जीवन धर्मिता और संघर्ष का स्वर मुखरित होता है। आपको व्यास सम्मान के साथ साथ मीरा स्मृति सम्मान, मानव स्मृति सम्मान, अमर उजाला रजत जयंती वर्ष सम्मान और ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल सम्मान से भी सम्मानित किया गया। ममता कालिया जी का नाम साहित्य जगत में बड़े अदब और गर्व से लिया जाता है। दर्शकों, जब एक महिला साहित्यकार कलम चलाती है तो पन्नों पर पूरी दुनिया को उकेर देती है। नारी की संवेदनाओं के साथ साथ रोजमर्रा की जिंदगी भी लिखती है। अगर मैं उस साहित्यकार के शब्दों में कहूं कि देखो मेरे मन के ड्रॉर में तुम्हारे स्मृति के पृष्ठ कुछ बिखर से गए हैं, समय के हाथों से कुछ छितर से गए हैं, आओ तनिक इन्हें दुलार दो, तनिक इन्हें सवार दो। फिर सहेज कर बड़े जतन के साथ अपने विश्वास की ऑल पिन से इन्हें बांधकर प्यार के पेपर वेट से तनिक दबा दो। जी हाँ, ऐसे ही शब्दों को गढ़ने वाली प्रख्यात साहित्यकार आदरणीय ममता कालिया जी आज हमारे साथ हैं और हमारा सौभाग्य है कि हम उनसे आज रूबरू होकर बातचीत करेंगे। तो आइए ममता जी, आपका सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरी एक इतनी
पहले की कविता जी आपने जो कि त्यों मेरे सामने रख दी, और मुझे ये लगा कि वाकई में कविता कभी पुरानी नहीं होती बिल्कुल। है। वो चाहे आपने 40 साल पहले लिखी हो, लेकिन उन संवेदनाओं की आज भी ज़रूरत है। जी। और वैसे तो ये नया साल है, हम्म। लेकिन नए साल में दुनिया का बुरा हाल है। जी 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 बिल्कुल। और इस कोरोना काल ने इतनी नई नई बीमारियों के नाम हमारे सामने ला दिए हैं, महामारियों के। अभी हम कोविड-19 से लड़ रहे थे तो ओमिक्रॉन आ गया, फिर डेल्टा आ गया, और न जाने कौन कौन सी और आएंगी अभी महामारियाँ। उन सब के बीच में लिखना और पढ़ना आपने देखा होगा और अधिक हुआ है। जी जी जी। मैं जानती हूँ कि मैंने विगत 2 वर्षों में इतना लिखा है कि उतना शायद मैं सामान्य दिनों में नहीं लिखा करती थी, क्योंकि और विकल्प खत्म हो गए हैं। जी जी बिल्कुल। आपके पास ना तो मनोरंजन का साधन है और ना सामाजिकता का साधन है। और ये कविता एक बड़े अकेले क्षण में लिखी गई थी। ममता जी, जैसा कि आपने कहा कि आपने ये कविता बहुत ही एकांत क्षण में लिखी, जी और इसमें नारी सुलभ संवेदनाएं हैं, बहुत सी भावनाएं हैं जो पूरे संसार की औरतों का प्रतिनिधित्व करती है। आप एक नारी के प्रेम को, उसकी संवेदनाओं को कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, ये तो प्रक्रिया जीवन भर चलती है। जी हम जब कलम उठाते हैं तो थोड़ा सा दिल तो अपने निकाल कर रख ही देते हैं उसमें, लेकिन साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जब हम पढ़ लिख जाते हैं तो हमारा दिमाग भी उसके साथ साथ काम करता है। केवल दिल की बातें करने से साहित्य बहुत दिनों तक नहीं टिक सकता। जी बिल्कुल। तो आगे की जो मेरी कविताएं हैं उनमें समाज आ जाता है। जो खाटी घरेलू औरत मेरी कविता संग्रह में दी गई है, या कितने प्रश्न करूं खंड काव्य में दी गई है। तो मैंने शुरुआत तो कविता से की थी, और तब मैं, जाहिर है कि मेरी उम्र भी कुछ नहीं थी जब मैंने ये कविताएं लिखी। मुश्किल से 21-22 साल की मैं थी, और हर लड़की की तरह मैं भी कभी प्रेम में पड़ी हुई थी तो कभी प्रेम से निकल रही थी। जी जी जी। तो वो सारी संवेदनाएं और उसकी पीड़ा और वो लोनलीनेस उन कविताओं में आई। जी जी। लेकिन आगे चलकर संवेदनाओं का विस्तार हुआ, इसीलिए मैंने पद्य के बाद गद्य को हाथ में लिया। ममता जी, हम फिर से पीछे जाएंगे, आपके उस बचपन में जाएंगे जहाँ एक अल्लड़ अबोध लड़की एक घर में पैदा होती है, उसके माता पिता, उसके संगी साथी, भाई बहन, जो वो बचपन धीरे धीरे बड़ा होता है जहाँ पर, वो कैसा माहौल था आपका? अच्छा, वो बहुत मज़ेदार माहौल था। अच्छा। आजकल के बच्चे इतने प्रतिबंधों में रहते हैं, तरह तरह की बीमारियां उनके आसपास हैं, और तरह तरह के उनके डर हैं समाज के। पहले का समाज बहुत निर्भय था, तो हम लोग बड़े अलमस्ती से बड़े हुए हैं। हालांकि मेरे पिता आकाशवाणी में थे और हर 1.5-2 साल में उनका तबादला हो जाता था। अच्छा। लेकिन हमें अलग अलग शहरों में जाकर बड़ा अच्छा लगता था कि हम नागपुर गए तो हम मराठी सीख रहे हैं, ठीक है ना। हम सोचिए कि बड़ौदा गए तो हम गुजराती सीख रहे हैं, और दिल्ली आ गए तो दिल्ली वाली बोली सीख रहे हैं हम लोग। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था, और हमें तरह तरह के स्कूल मिलते थे, तरह तरह के साथी मिलते थे, चुनौतियाँ भी मिलती थी, पाठ्यक्रम बदल जाता था, क्योंकि ऐसा नहीं होता था कभी कि एक ही क्षेत्र में तबादला होता रहे। भाई पूरे भारत की नौकरी थी तो कहीं पर भी वो चले जाते थे, और एक जगह से बिल्कुल दूसरे छोर पर पहुंच जाते थे हम लोग। लेकिन अच्छा लगता था हमको, क्योंकि बहुत नए नए साथी बनते थे। इसीलिए मेरी एक किताब है जिसका नाम ही है कितने शहरों में कितनी बार। जी जी बिल्कुल। तो ममता जी, जो आपके साहित्य की जो यात्रा जो शुरू हुई आपकी, जी। तो कौन सी उम्र से शुरू हो गई थी? शुरू तो बहुत पहले हो गई थी प्रतिमा, क्योंकि मैंने बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी थी। अच्छा। मैंने 3 कहानियाँ बच्चों के लिए लिखी थी जब मेरे मुश्किल से 11-12 साल की थी। अच्छा। और वो तीनों धर्मयुग में छप गई थी, और वो उसका मुझे पारिश्रमिक भी मिला। धर्मयुग में छपना ही बहुत बड़ी बात थी। छपना ही बहुत बड़ी बात है। जी जी। और उस समय ये चेतना नहीं थी कि धर्मयुग बहुत महत्वपूर्ण है, खास है। और उसके बाद मैंने लिखना छोड़ दिया, मैं पढ़ाई में लग गई, शैतानियों में लग गई, और तरह तरह के और खेल तमाशों में लगी रही मैं। उसके बाद मैं जब इंदौर आई हूँ तब मैंने वहाँ पर साहित्यिक माहौल पाया, और इंदौर में मैंने देखा कि हर दूसरा व्यक्ति कवि था,
और सब कविता लिख रहे थे उस समय, तो मैंने भी कविताएं लिखनी शुरू की। और उस समय देखिए होता क्या था कि अखबार जो थे वो साहित्यिक पृष्ठ निकालते थे रविवार के दिन। अच्छा। तो जो रविवारीय पृष्ठ होते थे वो हमेशा साहित्यिक होते थे। तो उसमें मेरी कविताएं हर हफ्ते छपती थी। अच्छा। नई दुनिया में, जागरण में, इनमें मेरी कविताएं छपती थी। तो वो एक तरह की मेरी ट्रेनिंग हो गई उसमें। और फिर मेरी कलम रवा हो गई। एक लहर नाम की पत्रिका अजमेर से निकलती थी, मासिक। अच्छा। उसमें उसके संपादक थे प्रकाश जैन। वो हर महीने मुझे पोस्ट कार्ड डालते थे कि इस बार जल्दी से कविता भेजो, लंबी कविता भेजो। कभी कहते थे इस बार कहानी भेजो। तो लिखना ऐसा होता है कि जब आप शुरू कर देते ना तो और लोग आपको सिखाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। कि वो कहते हैं कि हमारे लिए ये लिख दो, हमारे लिए ये लिख दो। कभी कादम्बरी की चिट्ठी आ जाती थी रामानंद जोशी की कि हमारे लिए कहानी लिख दो। तो ये लिखने का सिलसिला आपका शुरू हो गया। हाँ। लेकिन जब आपने कहा कि जो शुरुआती दिन थे आपने बाल साहित्य के लिए जी, दो जी। हाँ, तीन हाँ। कविताएं लिखी थी, जिनमें एक धोबी घाट थी, एक चतुर चोर था और एक कोई और थी जो हाँ, मैंने भी जी, जी। थोड़ा सा पढ़ा, जितना हाँ। पता चला। हाँ। उसके बाद जैसे आपके घर का माहौल था, आपने बताया पापा जी आपके आकाशवाणी में थे, जी। तो बड़े बड़े साहित्यकारों का आना जाना भी रहा होगा घर बहुत में आपके। था। तो कौन से ऐसे साहित्यकार थे जिनसे अरे ज्यादा देखिए, मैंने मुलाकात तो रही बिल्कुल आपकी? अपने बचपन में, आप समझिए जब मैं समझती नहीं थी कि कहानी क्या होती है, क्योंकि हम तो परियों की कहानियां सुनते थे, हाँ। राजा रानी की कहानी सुनते थे, बिल्कुल। चंदा मामा पढ़ते थे। हाँ। उस समय मैंने जैनेन्द्र कुमार को अपने घर में कहानी गोष्ठी में कहानी पढ़ते देखा। अच्छा। हम कूचापाती बलराम में रहते थे, वो दरियागंज में रहते थे। मेरे पिता के मित्र थे। पापा ने कहा कि आओ आज कहानी गोष्ठी रखें। अच्छा। और उस गोष्ठी में आप सोचिए विष्णु प्रभाकर थे, उसमें डॉक्टर विजेंद्र स्नातक थे, ये सब पापा के दोस्त थे। बस हमें ये पता था कि जैनेन्द्र जी बहुत बड़े राइटर हैं। उन्होंने परख जैसा उपन्यास लिखा है, त्याग पत्र लिखा है। पढ़े नहीं थे लेकिन घर में सब कतार में लगे हुए थे। और हमें पता था कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वो बोलते थे ना तो उनके मुंह से गांधी जी जैसी सीटी वाली आवाज़ निकलती थी, ऐसे करके। और बड़ी वो आकर्षक लगती थी। उनका हाव भाव बहुत अच्छा था। विद्या वाचस्पति, विष्णु प्रभाकर, सब एक से एक सब मस्त मौला किस्म के लोग आते थे हमारे घर में, जो रेडियो के भी लिखते थे और वो शाम की गोष्ठियों में भी पसंद करते थे आना। और मेरे पिता को बहुत अच्छा लगता था घर में गोष्ठी करना। तो रेडियो के लिए आपने भी कुछ तो रेडियो के लिए मैंने भी बहुत लिखा। मैंने बड़ी शुरुआत कर दी कि जैसे जब मैं एमए में थी तब मैं यहाँ की दीनानाथ, आपके यहाँ कोई निर्देशक थे रेडियो में, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था ड्रामा वॉइस। अच्छा। तो मुझे ज़्यादातर नरेशन का काम दिया जाता था कि इनकी आवाज़ बहुत गंभीर है तो इनको नरेशन का काम देंगे। और मैंने रेडियो के लिए बहुत लिखा, बल्कि मैं कहूँगी कि मेरी भाषा पर रेडियो का बहुत प्रभाव है। क्योंकि रेडियो ने हमें ये सिखाया कि भाषा को सरल होना चाहिए, सुबोध होना चाहिए, जी जी जी, क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए, ताकि सभी तक पहुंच जाए आसानी के साथ, सभी तक कन्वे हो जाए। आपके जो साहित्य में जी स्त्रियां भी हैं जी, जो कभी किसी से डरी नहीं, अपने हक के लिए हमेशा आगे रही, वहीं अपने पुरुषों को भी किसी से कमतर नहीं माना, उनके साथ कंधे से कंधा साथ लगाकर चले हैं। तो आपकी कहानियों में, उपन्यास में जो महिलाएं हैं उनकी जो स्थिति को आपने जो खूबसूरती से उकेरा है, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जो कथानक है, पात्रों का चयन है, आप कैसे कर लेती हैं? देखिए, जीवन में और समाज में हमें कितने लोग मिलते हैं जी, और हम कामकाजी स्त्रियों को तो और ज्यादा लोग मिलते हैं। अगर कॉलेज में 500 लड़कियां हैं जी, तो उनके 1000 तो पेरेंट्स हो गए, है ना, उनके भाई बहन, कोई ना कोई आता रहता है आपके पास, और तरह तरह के लोग आपको मिलते हैं। मैंने देखा कि कामकाजी स्त्री के जीवन में बहुत विविधता होती है, क्योंकि आप जब अपने घर से कॉलेज तक जब जाते हैं तभी न जाने रास्ते में कितने किरदार मिल जाते हैं। जी जी जी, और किरदार आपको पता है कि कभी भी किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता है, उसमें न जाने किस किस के असर आते हैं। वो असरात जो है ना, वो सब मिलकर किसी एक किरदार में आ जाते हैं। हम ऐसा नहीं होता कभी भी कि किसी का फोटोस्टैट बना सके, हम किसी की जेरोक्स कॉपी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते किरदार में। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, और ख़ास तौर से कोशिश ये करते हैं कि जो नेगेटिव दिखाया जाए तो वो भी उसके अंदर भी एक गुंजाइश छोड़ते हैं कि वो अच्छा हो सके, अच्छा हो सके। बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक औसत पुरुष को जब मैं दिखाती हूँ अपनी कहानियों में, जाहिर है कि वो
कई बार ऐसा होता है कि वो स्त्री के बरक्स खड़ा है या स्त्री के विपरीत खड़ा है एकदम से, लेकिन साथ ही साथ हम उसको ये एहसास कराते हैं कि वो गलत है। ये एहसास कराना ज़रूरी है, नहीं तो लेखन जो है बड़ा फीका और वो ऐसा हो जाएगा चीनी कम वाला। जी जी जी, है ना? बिल्कुल। और हमें अगर अपने किरदार के अंदर रोशनी और जान डालनी है तो हमें उसके वो सारे शेड्स देखने होंगे, क्योंकि मनुष्य का जीवन देखिए बड़ा विविध वर्णीय होता है। कितने शेड्स होते हैं उसमें, और ऐसा नहीं कि केवल पुरुषों के साथ ऐसा होता है। वो तो ठीक है, हम स्त्रियां हैं इसलिए हम पुरुष को ज़्यादा अच्छी तरह स्टडी करते हैं, जिसे कहना चाहिए कैंडिड स्टडी, वो हम करते हैं। लेकिन महिलाओं में भी कोई कम नहीं है। मुझे तो जीवन में न जाने कितनी मिली है जिनको अभी मैं चित्रित ही नहीं कर पाई हूँ। इतनी किस्म की महिलाएं मिली और बड़ी बोल्ड, जैसा आपने भी कहा कि अपने हक के लिए बोलती है। तो मेरी तो एक कहानी का नाम ही है बोलने वाली औरत। मेरी कभी इच्छा ये नहीं होती कि मैं पुरुष को इतना कालिख लगा दूं कि वो कोठरी से निकल ही ना पाए। मुझे ये अच्छी नहीं लगती है। मैं इस तरह के खलनायक नहीं चाहती अपने जीवन में और साहित्य में, किसी भी जगह, कि जो ऐसे हो कि जो शक्ल दिखाने लायक ना रहे आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमें समाज में जीना है तो पुरुष और स्त्री दोनों चाहिए हमें। ये ज़रूर है कि हमें बेहतर पुरुष चाहिए। और कहते हैं कि साहित्य या कहानियां या उपन्यास वही मानी जाती हैं जो एक समाज को संदेश भी देती हैं। बिल्कुल ठीक, सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो वो मैंने कोशिश की है कि हर रचना में ये गुंजाइश रखी जाए। वो चाहे आपकी छोटी लड़की कहानी हो मेरी, है ना, या आप समझ लीजिए कि दाम्पत्य कहानी मेरी हो, या पीठ कहानी है मेरी जैसे, है ना, जांच अभी जारी है, जांच अभी जारी है कहानी आप देखिए। अब मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे इतना जो हम लोगों ने पिछले 50 वर्षों में स्त्री विमर्श का शोर मचाया ना, और जो स्त्री जीवन ने अपनी बात खुद कहनी शुरू की, तब से बदलाव आना शुरू आ गया, बदला है। और आज हालत ये कि जहाँ पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं वहाँ एक समझदारी बहुत जरूरी होती है। दीदी एक चीज मेरे जहन में आती है, आप जैसे आपसे मेरा पहले भी मिलना हुआ, जी जी, और आपकी कहानियां भी मैंने पढ़ी, जिस तरीके से अंदर से बड़ा अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है जी। आप एक बिंदास लेखिका भी मैं कहूँ तो गलत ना होगा, एकदम आजाद ख्याल भी हैं, लेकिन साथ ही साथ आप हमारी भारतीय मूल्यों को भी लेकर चली हैं जी। हमारी संस्कृति को भी आपने जिया है उनमें, और एक संदेश भी दिया है। तो ये सामंजस्य आपने कैसे बिठाया? ये इसीलिए क्योंकि मैं शायद शिक्षक रही हूँ। हाँ, बहुत लंबे समय तक मैंने 40 साल तक पढ़ाया। 40 साल में मैं अगर नेगेटिव माइंड होती तो मैं बच्चों को क्या बनाती, लड़कियों को क्या बनाती। ये ज़रूर है कि मैं लड़कियों को ये सिखाती थी कि अपनी आज़ादी बरकरार रखो, अपनी मर्जी के बिना शादी ना करना, अपनी मर्जी के बिना नौकरी ना करना, अपने माता पिता की गलत बात ना मानना। इतनी मैं आज़ादी सिखाती थी। लेकिन इसके आगे मैं उन्हें ये भी सिखाती थी कि बेवजह कलह मत करना। बहुत अच्छी बात है ना। अब वो जो होता है ना कि अपनी आज़ादी के नाम पर आप इतने उच्छृंखल बन जाएं कि आप घर के भी काम के ना रहें, अपने भी काम के ना रहें। सच बोल रहे हैं आप, और ये बहुत जरूरी है। आत्मसम्मान बहुत बार बार चोट खाएगा। आप घर से अगर निकले और घर को अगर आपने त्याग दिया और ये सोचा कि हम तो आज़ाद हैं, हम जो मर्जी करें अपने आप का, उसमें वजूद ज्यादा ठोकर खाएगा। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत। तो मैंने हमेशा ये चाहा कि स्त्री जो है वो एक रीजनेबल लिमिट के अंदर वो बगावत करे, लेकिन तर्क का सहारा न छोड़े। मतलब कहने का मतलब तर्क तो करे लेकिन कुतर्क ना करे। हाँ, कुतर्क ना करे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दीदी अब मैं आपके एक पर्सनल से सवाल पर आऊंगी कि जैसा कि आपने कहा कि शादी भी अपने मन से करे, काम भी, नौकरी भी अपने मन से करे। आपने अपने जमाने में जब प्रेम विवाह इतना पॉपुलर नहीं था तब आपने प्रेम विवाह किया, एक समाज को आईना भी दिखाया। क्या वो यादें कुछ आज भी आपको ताज़ा हैं? हाँ, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पहल मैंने की। और आपको बताएं कि मेरी शादी 1965 में हुई जी, दिसंबर 1965 में। अच्छा। और दिल्ली जैसे दिलजले शहर में हमने रोमांस किया। क्या बात। और हमारा रोमांस जो है वो सफल हुआ और हमने अपनी मर्जी से शादी की जी। प्रेम आपका मतलब बहुत अच्छी फलता फूलता चला गया। हम तो अंत तक समझिए कि
अपने को पति पत्नी नहीं कहते थे, हम अपने को दोस्त कहते थे। अच्छा। और हम एक दूसरे को लैला मजनू की तरह से प्यार करते थे। अच्छा। और उन्होंने मुझे मजनू की तरह चाहा और मुझको लैला बना दिया उन्होंने। क्या बात है, बहुत तो सुंदर। इसीलिए भी मेरे अंदर वो कटुता का अंश नहीं है हम्म। जो कई बार स्त्रीवादी लेखिकाओं में आपको मिलता है। मिलता है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जीवन जीने योग्य है, हम्म। और अगर आपने जीवन में 50 साल प्रेम पा लिया हम्म। तो और इससे अधिक क्या चाह सकते हैं। तो ममता जी, आपने तो बहुत सारे लेखकों को पढ़ा है, अंग्रेजी लेखकों को भी पढ़ा है, जी। हिंदी में भी पढ़ा है। तो आपने कहा कि आपकी सबसे प्रिय जो महिला लेखिका वो मनु भंडारी जी रही हैं। जी। और अगर मैं पुरुष लेखक की बात करूं तो वो कौन है? अरे कालिया वो जी? तमाम लेखक हैं। और अब जब नई पीढ़ी के मैं कहूँ तो मैं कहूँगी अखिलेश बहुत अच्छा लिखते हैं। अच्छा। पंकज मित्र बहुत अच्छा लिखते हैं, है ना। और मनोज पांडे बहुत अच्छा लिखते हैं, चंदन पांडे बहुत अच्छा लिखते हैं। नए लड़के तो सभी बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तरुण भटनागर बहुत अच्छा लिखते हैं, है ना। और तमाम हैं, मतलब किस किस का मैं नाम छोड़ूं, किसका मैं बताऊं आपको नाम। नए नए लड़के बहुत सब खूबसूरत बहुत लिख रहे ही हैं। प्रयोगात्मक लिख रहे हैं। और मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य देखा जाए तो इस समय बड़े एक प्रयोगात्मक दौर से गुजर रहा है। जी जी। और नए नए तरीके से लिख रहे हैं। आप देखिए कोरोना पे कितनी रचनाएं आ गई हैं, बहुत बहुत। एक से एक रचनाएं आ गई जी हैं। जी जी। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी महामारी है। जैसे अल्बर्ट कामू ने प्लेग लिखा था, या मार्क्वेज ने लव इन द टाइम्स ऑफ कॉलेरा लिखा था। इसी तरह मुझे तो ये लग रहा है कि मैं सोचूं रही हूँ कि मैं लिखूं लव इन द टाइम्स ऑफ कोरोना। ममता जी की इतनी खूबसूरत जो साहित्यिक यात्रा रही है उसका वृतांत हम उनसे रूबरू होके सुन रहे हैं, और मुझे लगता है हमारे दर्शक भी बहुत आनंदित हो रहे होंगे। तो ममता जी, एक सवाल मेरे जहन में और आता है कि हिंदी साहित्य हो या अंग्रेजी साहित्य या लिखने की कोई भी विधा हो, उसका और मीडिया का जो साथ है आज के दौर में, उसे कैसा मानती हैं आप? उसे मैं बहुत अच्छा मानती हूँ। अच्छा। मेरे मन में सोशल मीडिया के लिए बहुत एक आकर्षण भी है, और मुझे उसके प्रति आशा भी बहुत है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि उन्होंने पहली बार लेखक को और बोलने वाले को एक मंच दिया है। और ये मंच देखिए किसी भी तरह से आपको प्रिंट मीडिया से नहीं मिल सकता था। एक एक महीना लग जाता है, 3-3 महीने लग जाते हैं एक मैगजीन के आने में, और तब तक आपकी वो सारी जो ऊर्जा है ना वो शिथिल हो जाती है। और अभी हालत ये कि हमें ब्रेन वेव आई, एक आइडिया आया, हमने तुरंत फेसबुक पे अपनी वॉल पे डाल दिया, और वो लोगों ने पढ़ा, उसी समय पता चल गया आपको 300 लोगों ने पसंद किया, 800 लोगों ने पसंद किया। तो आपका मनोबल बढ़ता है, आपको लिखने की ऊर्जा मिलती है। तो मैं ये सोशल मीडिया को बहुत अच्छा मानती हूँ, क्योंकि उसने पहली बार हमें ये सुख दिया कि अपने लिखे को तुरंत छपा देख लो। हर समय आप संवाद में रहते हैं, और इस समय में जब महामारी फैली हुई है तो विश्व भर से संवाद हो रहा है हमारा इस माध्यम से। तो ये तो माध्यम वरदान है। जो हम पहले कहते थे कि हमने मन में सोचा, हमारी माँ कहा करती थी मुझे हिचकी आई तो मैंने सोचा ममता याद कर रही है जी। अब हमें इसकी जरूरत नहीं, हम मोबाइल उठाया, हम याद कर लेते किसी को, उनकी आवाज़। तो आप ये देखिए कि सारे जितने भी नए तकनीकी माध्यम हैं, ये मुझे ये लगता है कि ये उसकी क्षतिपूर्ति करते हैं जो कमियां आधुनिक समाज या आधुनिक बीमारियों ने हमारे सामने रखी है। ममता जी, आपका पसंद का हीरो कौन सा रहा? ओ, मेरे पसंद का हीरो चला गया दुनिया से। अच्छा। इरफान मुझे बहुत पसंद थे। आज ही के दौर के थे। हाँ, तो इसी दौर के हैं। मुझे बहुत पसंद थे। वो आंखों से एक्टिंग करता था। वो पीको फिल्म में देखिए जिस तरह वो अकेले आँख यूँ करके देखता है, और वो समझ जाती है एकदम से कि वो जो हीरोइन है उसकी दीपिका पादुकोण है, वो एकदम से समझ जाती है कि इसको पसंद नहीं आ रहा कि मेरे पिता बैठे आगे, तो वो तुरंत खुद आगे बैठ जाती है जाकर, क्योंकि वो तो ड्राइवर नहीं है, वो तो ओनर है उस गाड़ी का। तो ये जो छोटे छोटे पल थे, और इरफान की अदायगी जो है वो मुझे याद दिलाती थी जब नसीरुद्दीन शाह जवान थे, वो भी बहुत अच्छी एक्टिंग करते। बहुत खूबसूरत बात की। और ममता जी, जैसा कि आप खुद एक स्त्री हैं और बहुत ही प्यारा नाजुक दिल है आपके अंदर, मन है आपका, आपने बहुत सुंदर रचनाएं लिखी हैं स्त्रियों पर। स्त्रियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जो लिखना चाह रही हैं या लिख रही हैं? मैं यही कहूँगी उनसे कि वो लिख रही हैं, खूब बोल्डली लिख रही हैं आजकल लड़कियाँ, और मुझे बहुत अच्छी लगती है ये बात उनकी कि निर्द्वंद होकर लिखती हैं बिल्कुल।
उन्हें ये उस समय फिक्र नहीं होती कि अरे इस रचना को भाई ने पढ़ लिया तो क्या होगा, पति ने पढ़ लिया तो क्या होगा। ये जो चिंताएं पहले हुआ करती थी 20वीं शताब्दी के मध्य में, वो चिंताएं 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक तक आते आते खत्म हो गई हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा ये है कि मैं मानती हूँ कि लिखने के पहले एक पढ़ने की तैयारी होती है, क्योंकि हम बेहतर लिखने के लिए पहले ये जाने कि पहले क्या लिखा जा चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम केवल बोल्ड होने के लिए बोल्ड हो रहे हैं। हमें ये पता होना चाहिए हमारी विचार संपदा क्या है। जैसे महादेवी वर्मा को पढ़े बिना आप कैसे जान सकती हैं कि वो कितनी स्त्री विमर्श में आगे थी हमसे। वो कितना मानती थी कि स्त्री शिक्षित हो, वैचारिक रूप से समृद्ध हो और वो आज़ाद हो और वो अपनी रोजी खुद कमाए, वो ही कहती थी। और ये बातें वो 1934 में कहती थी। 34 में सोचो वो हाँ। क्या दौर था। तो आप ये सोचिए कि जब 90 साल पहले ये बातें हो रही थी। आप मिली थी कभी महादेवी जी से? मैं मिली हूँ, बहुत बार मिली हूँ मैं उनसे। इलाहाबाद में वो रहती थी। हम जाते थे उनके पास और बैठते थे उनके पास और उनकी कक्ष को देखते थे। उनका जो साधना कक्ष था या लेखन कक्ष था, वो एक तरह का पूजा कक्ष लगता था, क्योंकि सरस्वती की उनकी पेंटिंग की हुई वहाँ लगी रहती थी दीवार पर। अच्छा। तो उनसे मिले हैं। उनकी खादी की झकाझक सफ़ेद धोती देखते थे, नीले किनारे वाली या लाल किनारे वाली। तो बड़ा अच्छा लगता था हमको उनसे बात करना। अब वो बड़ी निर्भीक होकर बोलती थी। मुझे ये बात उनकी बहुत अच्छी लगती थी। एकदम जागरूक, दो टूक बोलती थी। कभी उन्होंने ये चिंता नहीं की कि दूसरे आदमी को ये प्रिय लगे तभी मैं बोलूं। और लेखक को ये चिंता छोड़ देनी चाहिए, चाहे वो लेखक हो या लेखिका। ये चिंता नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे को जो प्रिय लगे वही हम करें। रसगुल्ले थोड़ी बेच रहे हैं, रचना लिख रहे हैं। एकदम सही कहा। ठीक है ना। तो हम लोगों को ये थोड़ा सा, वो ठीक है बोलने से अच्छी चीज़ है, लेकिन हमें अपनी परंपरा का ज्ञान होना चाहिए। नए लेखकों से, लेखिकाओं से मैं यही कहूँगी कि वे पहले पढ़ लें प्रसाद ने क्या लिखा, प्रेमचंद ने क्या लिखा, अज्ञेय ने क्या लिखा। तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, जब आपको पता चले कितनी दूर तक रास्ता हो गया तय। समझी ना। एक अकेले तेनसिंग नहीं है, उसके बाद बहुत लोग चढ़ गए चढ़ाई। तो आपको पता होना चाहिए कि चढ़ाइयाँ आखिर किस मार्ग से चढ़ी जाती है, उस मार्ग का पता होना चाहिए। तो इस तरह से लिखा जी। आज आपसे हुई ममता जी, बड़ा अच्छा लगा, आपको जानने का हमें मौका मिला। जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा बात करना। आपकी जो सुंदर स्वास्थ्य रहे जी। और जो आपकी इच्छाएं हैं अभी और लिख रही हैं जो जी। समाज को देने वाली। आपने कहा कि कोरोना टाइम आपने बिताया है, जिस तरीके की स्थितियों को आपने देखा, समझा, जाना, उनको सब उकेरेंगे आप पन्नों पर। और उम्मीद करते हैं जल्दी ही हम सबको पढ़ने को भी मिलेगा। तो आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लूंगी। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा प्रतिमा आपसे बात करना। बहुत धन्यवाद। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग साथ होते गए कारवां बनता गया। हर इंसान को अपने जीवन की यात्रा अकेले ही तय करनी पड़ती है, लेकिन एक साहित्यकार जो देखता है, सुनता है, समझता है, उसको आत्मसात करता है और अपनी लेखनी से पन्नों पर उकेर देता है। जी हाँ, इस दौरान तमाम लोग साथ जुड़ते चले जाते हैं, जो अपने होते हैं हमेशा साथ रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि ममता कालिया जी के अपनों ने क्या राय रखी है। मुझे उनके साथ बात करना, उनके साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। जब ममता कालिया जी रविंद्र कालिया जी के बारे में बताती हैं, जब उनकी उस टाइम फर्स्ट मुलाकात हुई थी और उनको कैसे पसंद करती थी, तो उनके साथ बात करना बड़ा अच्छा लगता है। मैंने ममता कालिया जी के 2 उपन्यास पढ़े हैं, एक गालिब छूटी शराब और एक रबी कथा। वो इस तरह से दिल में उतर गए मेरे, पढ़ के उनको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। हिंदी और मैथिली में लिखती हूँ, तो इस नाते ममता कालिया से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। वो भी साहित्यकार हैं और कितनी बड़ी साहित्यकार हैं आप सब जानते हैं। वो अपने आप में एक संस्था है। आप ममता कालिया को केवल साहित्यकार नहीं कह सकते, वो एक संस्था है और वो पूर्ण कंप्लीट संस्था है। जिंदगी में व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से या लेखन जो भी लें,
उस उनके कामों में आपको कहीं त्रुटि नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने उनको बड़े करीब से देखा है, बार बार देखा है, एक बार नहीं। और उनसे इतना सीखा है मैंने इतने दिनों में कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो मेरे लिए इस मामले में फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड से भी बढ़कर कुछ है। रविंद्र कालिया के जाने के बाद तो मैंने देखा इन्होंने इतनी साहसिकता से उस चुनौती को स्वीकारा, अपनी ज़िंदगी को संभाला कि कठिन है, मुश्किल है। मैंने बहुत सीखा उनसे कि ज़िंदगी में संतुलन कैसे लाना चाहिए। साहित्य में भी इनके संतुलन है और ज़िंदगी में तो है ही है। और सबसे अच्छी बात उनकी क्या है कि उन्होंने ज़िंदगी को हमेशा सकारात्मक रूप दिया, लेखन को भी दिया। उनका स्त्री विमर्श यांत्रिकता नहीं है, लिखने के लिए नहीं लिखती हैं वो जीती हैं इसमें। और बाकी सबसे अच्छी बात है कि वो आधुनिकतम टॉपिक लेके लिखती हैं। उनके विषय, उनका थीम जो होता है ना, आधुनिकतम होता है। ये सलीका हुनर का बनाए रखना, रह गुज़र में रोशनी रखना। जी हाँ दर्शकों, आज हमने ऐसे ही पाबंद सितारे यानी कि रोशनी के सितारे आदरणीय ममता कालिया जी के साथ साहित्यिक यात्रा तय की, आपने और हमने एक साथ। और ये समझ में आया कि साहित्य की अंतरंग बातों के साथ साथ उसकी सत्यता को भी आत्मसात करना बेहद ज़रूरी होता है। कार्यक्रम कला संगम के अगले अंक में एक और कलात्मक रंग के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और कला संगम की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।